जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे कंपनी का शासन अपने चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी अपना शासन भारत के क्षेत्रों पर चला रही है। हमने मेनली 5 प्रकार के चार्टर एक्ट देखे थे। शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1773। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 से रेगुलेशन की शुरुआत हुई, कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर कंपनी के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो पॉलिटिकल पावर थी वो इंग्लैंड गवर्नमेंट के हाथ में थी, महारानी के हाथ में या महाराजा के हाथ में, और जो व्यापारिक एकाधिकार था वो कंपनी के हाथ में था। इसके बाद हुआ 1792 का 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर आया 1813 का, फिर 1833 और फिर 1853। 1853 के एक्ट में कह दिया गया था कि जो महारानी ने इनको लाइसेंस दिया था ईस्ट के व्यापार के लिए, वो उसमें ये कहा गया कि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि जब तक इंग्लैंड की संसद चाहेगी तब तक आप व्यापार करेंगे, अदरवाइज जब इंग्लैंड की संसद चाहेगी उसको इंग्लैंड की संसद टेक ओवर कर लेगी। तो इस तरीके से 1853 तक हमने देखा। 1853 तक होते होते इतना ज़्यादा क्रूरता हो गई कि 1857 का विद्रोह हो गया भारत में। और जब विद्रोह हो गया तो महारानी को क्या हुआ, इंग्लैंड गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि हम भारत में कंपनी को हटा करके खुद शासन करेंगे। और सीधी सी बात यह है कि वो एक बहाना था, जबकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट, इंग्लैंड की महारानी, वो 1773 से ही, जब से कंपनी ने उनसे कर्ज मांगा था तभी से वो शासन कर रही थी, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से कर रही थी। अब जो 1853 के बाद, इसके बाद 1857 का विद्रोह के बाद जो भी जो है शासन हुआ, वो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भारत पर शासन किया, उसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं थी। अब देखिए, उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1858 का अधिनियम। अब आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी हो। हमने क्या बताया था? जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको 2 चरणों में पढ़ना है हम लोगों को। और वो 2 चरण कौन कौन से हैं? एक तो है कंपनी का शासन। ये कब से कब तक है? 1757 से लेकर के 1857 तक। और दूसरा था ब्रिटिश संसद का शासन। ब्रिटिश संसद का शासन ये था 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिल गई। यहाँ पर जितने भी एक्ट आए उनको बोलते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्यों? क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिपादित नहीं किए गए थे। इसमें गवर्नमेंट की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका थी, प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट पहले कंपनी को आदेश देती थी और कंपनी भारत में क्या करती थी, उनको लागू करती थी। इसी वजह से इनको बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो कौन कौन से चार्टर एक्ट हमने पढ़े? एक हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और फिर 1853। ये सारे के सारे चार्टर एक्ट थे। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे
यहाँ से क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1784 में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गई, द्वैध शासन आ गया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल को सुप्रीम कर दिया गया। इसके बाद 1813 में क्या हुआ, 1813 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1813 इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की मोनोपोली केवल दो चीजों को छोड़ करके बाकी सभी चीजों में खत्म कर दी गई। उसका बैकग्राउंड क्या था वो भी हमने बता दिया। कौन सी वो दो चीजें थी, एक तो था चाय के का व्यापार करने की मोनोपोली और दूसरा चीन के साथ व्यापार करने की मोनोपोली। 1833 में यहाँ की जो दो मोनोपोली बची थी कंपनी के पास वो भी खत्म हो गई। तो 1833 में कंपनी एक पूर्णतया प्रशासनिक निकाय बन गई, व्यापारिक निकाय खत्म। 1853 में आकर के क्या हुआ, 1853 में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक विधि सदस्य को पूर्ण मान्यता मिल गई जो मैकाले थे, और दूसरा जो सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए कंपटीशन था वो क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया सभी के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं 1858 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1858। ठीक, 1858 का अधिनियम। देखिए इस अधिनियम को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया कि अब यहाँ पर कंपनी का शासन इसके पहले था, अब इंग्लैंड गवर्नमेंट का शासन आ गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अच्छा क्यों हुआ, इस ऐसा क्यों कहा गया, इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताया गया। और दूसरा ये जान लेते हैं कि अच्छा था तो क्या था, इसमें नया क्या था तो क्या था। ठीक है, ऐसा इसलिए इसलिए इसका महिमा मंडन किया गया इंग्लैंड के द्वारा या भारतीय मध्य वर्ग के द्वारा। जो पढ़े लिखे लोग थे ना वो इससे बहुत खुश थे। ठीक, अब देखिए क्यों, देखिए बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा वो देखिए। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय द्वारा आंदोलन करके 1829 में शुरुआत हुई। 1853 54 तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, उनके सपोर्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह, उससे पहले विधवाओं को शादी करने की अनुमति नहीं थी। और तीसरा 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में क्यों चल रही थी, क्योंकि जितने पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, एक कौन, आधुनिक भारत के अग्रदूत जिनको कहा जाता है वो थे राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, ये सारे लोग, इन्होंने जब पढ़ा, ये अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, ये चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। ऐसा क्यों ये चाहते थे वो देखिए। जब ये पढ़ लिख कर गए, जब ये पढ़े लिखे तो इंग्लैंड की पुस्तकें भी पढ़ी, यूरोपियन पुस्तकें। अब जब यूरोपियन पुस्तकें पढ़ी तो वहां पर उन्होंने ये जाना कि 1600 ईस्वी के आसपास, जब इतिहास पढ़ा 1600 और इधर 1800, 18वीं शताब्दी में इधर हो गई औद्योगिक क्रांति। ठीक, अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी,
फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी 1789, ये थी शायद 1776, ये 1789। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति की बात चल रही थी, अभी क्रांति की कोई बात आई नहीं थी, तो इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं। अब जब इन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी, तो इन्होंने पहली बात तो पुनर्जागरण से प्रभावित हुए। पुनर्जागरण में क्या बताया गया था? चीजों को तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। अगर दिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दिन के बाद रात क्यों हो रही है, सूर्य पूरब से उदित होता है तो पश्चिम में जाकर अस्त क्यों होता है, ठीक, ऐसी सारी चीजें पुनर्जागरण में हुई। ठीक, स्त्रियों को भी समान अधिकार देने की बात की गई। ये जब सारा कुछ हो रहा था, तो इन्होंने एक चीज गौर ये किया कि इंग्लैंड में या यूरोपियन या पश्चिमी देशों में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और भारतीय उससे अनभिज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जो है वो कूप मंडूक बने हुए थे, इनको बाहर से कोई मतलब था नहीं। क्यों नहीं मतलब था? क्योंकि इनके पास सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जब आपको बाहर से दुनिया से कब मतलब रहेगा, जब आपके वो काम के रहेंगे, या तो आपका सामान खरीदें या आप उनका सामान खरीदो। इनको बाहर की जरूरत पड़ी नहीं थी, तो इन्होंने बाहर कभी निकले नहीं है खोज करने के लिए, ना निकले, ना कभी व्यापार करने के लिए। बाहरी व्यापारी आते थे, ये उनको सामान बेचते थे और वो सामान ले जाकर के पश्चिमी देशों में बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। बस यही इनका मतलब था। इन्होंने अपने से ना तो कोई भौगोलिक खोजें की, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। आदमी भौगोलिक खोजें क्यों करता है? जब उसको आवश्यकता है। जब वो अपनी घर की परिस्थितियों में ही खुश है तो बाहर नहीं जाना चाहेगा, ये आदमी का नेचर है। ठीक, अब क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचा कि यूरोपियन कंट्रीज में ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से, और भारत में कुछ नहीं है। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में है कंपनी का शासन, और इंग्लैंड में है गवर्नमेंट का शासन, महारानी का शासन। तो क्यों ना भारत में भी महारानी का शासन लाया जाए, कंपनी को हटाया जाए। बस मुद्दा इतना था। इंग्लैंड गवर्नमेंट पर, इंग्लैंड की महारानी पर कई जगह से दबाव पड़ा। वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से ही वो करते थे, विद्रोह हो गया, उनको नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड या जो मुनाफा वो कमाते थे विद्रोह के बाद, क्यों कमाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। माल तो उनको यहीं बेचना था, जो औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ था, जो उनके यहाँ प्रोडक्शन हुआ था वो यहीं बेचना था। तो यहाँ की जनता विद्रोह कब करेगी? जब उसके पास खाने पीने को नहीं रहेगा, जब खोने को कुछ ना रहे और पाने को बहुत कुछ, तभी विद्रोह की लौ जो है वो जलती है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी क्या हुआ? घाटा हुआ। अब जब ऐसा हुआ तो सभी ने ये कहा, इंग्लैंड गवर्नमेंट पर यह दबाव बना कि कंपनी के शासन को हटा करके अब इंग्लैंड की महारानी भारत के शासन को क्या करें? टेक ओवर करें, अधिग्रहण करें। इस वजह से 1858 का अधिनियम है। उसको एक नए नया सवेरा की तरह देखा गया, लेकिन जब उसके प्रावधान आप पढ़ेंगे तो उससे सब लोग मायूस हुए, चाहे ये जो इसके सपोर्टर थे, चाहे भारत की जनता, कोई भी वर्ग उससे खुश नहीं था। तो पहले देख लेते हैं। नया सवेरा सिर्फ इन सेंस, इस सेंस में कहा गया कि कंपनी का शासन हट करके महारानी का शासन आ रहा है। इन लोगों ने ये सोचा कि अब यहाँ पर भी वैसे ही दूध की नदियां बहेंगी जैसे इंग्लैंड में बहती थी। ये एक चीज भूल गए थे कि हम गुलाम थे, हम उपनिवेश थे, तो हमारा इस्तेमाल वो हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। कभी भी हमें ऐसी स्वतंत्रता, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी ऐसे विचार नहीं देंगे जो उन्हीं के शासन के लिए क्या हो? खतरा हो। ठीक, अब चलिए 1858 के अधिनियम की ओर। बैकग्राउंड आप लोग समझ गए? ठीक, तो 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम में खास बात ये थी, पहली बात, 1784 से द्वैध शासन लगा था। द्वैध शासन में दो थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो पहला चीज ये हुआ यहाँ पर कि द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। जब द्वैध शासन की समाप्ति हो गई तो कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ना। तो इसके स्थान पर भारत सचिव का पद सृजित किया गया, बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो भारत सचिव का पद था उस पर बैठता कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री, वो देखता था भारत सचिव का पद। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति था? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, भारत के प्रति नहीं। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यही हुआ था। दूसरा क्या काम किया गया था? 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऐसा बनने वाले पहले व्यक्ति यहाँ पर थे वारेन हेस्टिंग्स, ये हम आपको बता चुके हैं। और ऐसा बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, जिन्होंने दास दास प्रथा को खत्म किया था। सेकंड पॉइंट ये था कि यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। वायसराय बना दिया गया। और ऐसा बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, अब देखिए ब्रिटिश कैबिनेट का जो मंत्री था वो भारत सचिव के पद पर बैठता था। तीसरी बात ये थी कि जो भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। इसका काम ये था कि भारत के वायसराय को शासन में सहायता देना। मतलब वायसराय के लिए ही क्या किया गया? 15 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। ठीक, और फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो गवर्निंग काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक निगमित निकाय थी। निगमित निकाय का मतलब कॉरपोरेट बॉडी। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, इस पर मुकदमा किया जा सकता था। मतलब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये मुकदमा कर सकती थी किसी पर।
लेकिन फाइनल मुकदमा कहाँ होगा? इंग्लैंड में। जैसे सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ था? वो था इंग्लैंड में। ठीक। तो ये प्रावधान इसके थे। बात समझ में आ गई? भारत सचिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, उत्तरदायी किसके लिए था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। उसकी लायबिलिटी किसके प्रति? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। लेकिन वो शासन किसका देखता था? भारत का। वेतन भी भारत के कोष से ही दिया जाता था, ये कह करके कि हम आप पर शासन कर रहे हैं, आप पर लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से हमारा वेतन भी आप ही देंगे। ठीक। तो ये था 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं, और फिर आता है 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि 1833 में मुंबई एंड मद्रास के गवर्नर्स को विधायिका की शक्ति से, कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था। इनको क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। इस अधिनियम में इनको ये शक्ति पुनः दे दी गई। मतलब अब ब्रिटिश कार्य क्षेत्र में मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में क्या बना सकते हैं? कानून। लेकिन फाइनल कानून की मान्यता कौन देगा? जो वायसराय बैठा है। ठीक है। इनको ये शक्ति वापस दे दी गई। इसी को दूसरे रूप में क्या कहेंगे कि हमने क्या कर दिया? केंद्रीकरण खत्म करके विकेंद्रीकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। जो हमने सारी शक्ति एक के पावर में, एक के हाथ में थी, गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में, उसको हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक। तीसरी बात जो इस अधिनियम में थी वो ये थी कि यहां पर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली ये होती है कि आज के गवर्नमेंट में, जो आज की हमारी गवर्नमेंट है, उसमें ये सिस्टम है कि अलग अलग मंत्रालय हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, या ऐसे अलग अलग क्या हैं? मंत्रालय हैं। इन मंत्रालय का जो मंत्री है वो इस मंत्रालय का सुप्रीम है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली में जो शुरुआत की गई उसमें यही था कि मंत्री जो है वो अपने विभाग का क्या था? सुप्रीम था। सब लोग उसी को रिपोर्ट रिपोर्ट करते थे। इसके नीचे क्या होते हैं? सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, ऐसे ऐसे करके सिस्टम सारा चलता है। तो इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। ये पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर की गई। फोर्थ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर चुनाव हुए इस अधिनियम के द्वारा, और चुनाव के द्वारा विधान परिषदें बनाई गई।
और 3 जगह विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल, उत्तर पश्चिम जहां आज पाकिस्तान है, और तीसरा पंजाब। बंगाल में हुआ 1862 में, यहाँ पर हुआ 1866 में, और यहाँ पर हुआ 1897 में विधान परिषदों का गठन। फिफ्थ पॉइंट ये था कि वायसराय, अब गवर्नर जनरल तो रहा नहीं, वायसराय केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। अब कुछ सदस्यों का मतलब ये हुआ कि इसमें आप सेंस करेंगे भारतीय सदस्यों को, मतलब यहां से भारतीयों की एंट्री हुई। ठीक, भारतीयों की एंट्री इंग्लैंड जो शासन कर रहा उसमें हुई। उसके पहले कब हुई थी? 1853 में, जब 3 जगह चुनाव कराए गए थे, 4 जगह, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा में। ठीक है, चुनाव के द्वारा सीटें भरी गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? भारतीय सदस्यों को मनोनीत का मतलब नॉमिनेट कर सकता था, मतलब यहाँ पर चुनाव नहीं था, बस कहा गया था कि आपको ABCD आती है, हाँ आती है, चलो इनको काउंसिल में ले लो, इनको कोई मंत्री का पद दे दो। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद में इनको शामिल किया गया। ऐसे 3 लोग को इन्होंने नॉमिनेट किया था। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक तो थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के किंग, दूसरा बनारस के, और तीसरा, इनका नाम याद रखिएगा, सर दिनकर राव। इन तीनों को वायसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद में इनको तीनों को मनोनीत किया। ठीक, तो 1861 के अधिनियम में पहली बात तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, दूसरा बात ये थी, दूसरी बात कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। हमने मद्रास और मुंबई की जो गवर्नर्स की विधायिका या कानून बनाने की शक्ति जो हमने वापस ले रखी थी, उनसे ले रखी थी, वो हमने उनको क्या कर दी? वापस कर दी। अब वो भी अपने क्षेत्र में क्या कर सकते थे? विधायिका के द्वारा कानून बना सकते थे। ठीक, और दूसरा कि 3 जगह चुनाव हुए और उसमें जो है विधान परिषदों का गठन किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पंजाब में। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा अधिनियम 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई 1892 के अधिनियम में बजट पर संकल्प रखना और बहस करना का अधिकार भारतीयों को दिया गया। वो संकल्प रख सकते थे, रिजोल्यूशन, और दूसरा उस पर बहस कर सकते थे, कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कहाँ मिला? 1909 के अधिनियम। दूसरी बात यहां पर यह थी कि प्रांतीय विधानसभाओं में, बीएस का मतलब विधानसभाओं में, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, या ये कहिए भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन बहुमत में अभी भी भारतीय नहीं थे। बहुमत अभी भी क्या था? अंग्रेजों का था। भारतीयों को शामिल तो किया गया लेकिन वो बहुमत में नहीं थे। एक तीसरी चीज, जो वायसराय था, वो केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल चैम्बर्स एसोसिएशन, ठीक, से सदस्यों को मनोनीत करता था। केंद्रीय विधान परिषद में, ध्यान रखिएगा। और प्रांतीय में, प्रांतीय में क्या करेंगे? नगर पालिका, विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों, आपसे लिख लीजिएगा, से लोगों को मनोनीत करते थे। तो केंद्रीय विधान परिषद में कहां से लाते थे? बंगाल चैम्बर्स ऑफ एसोसिएशन से, ठीक। और प्रांतीय में नगर पालिका या विश्वविद्यालय से मनोनीत करते थे। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में चुनाव का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। इनडायरेक्ट रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। एक इसी थर्ड नंबर पॉइंट से, जो यहाँ से मेंबर होकर के आते थे, वो चुनाव के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में आते थे, जिनको कि वायसराय नॉमिनेट करते थे। फाइनल मुहर कौन लगाता था? वायसराय। लेकिन यहाँ से जो मेंबर आते थे वो चुनाव के द्वारा होकर के आते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आज हमने क्या क्या देखा? 1858 का अधिनियम, 1861 का और 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम और 1919 का, और फिर 1935 के अधिनियम के द्वारा ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। धन्यवाद।